नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ का कोई विकल्प नहीं है, ठीक उसी तरह माँ के दूध का भी कोई विकल्प नहीं है। ये हम इन सारी बातों से हम लोग सब वाकिफ़ हैं। दोस्तों, मैं नम्रता मिश्रा, टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा लेट्स टॉक जो चैट शो है, वो इन्हीं बातों पे आधारित है और धीरे-धीरे इसका खुलासा भी होता जाएगा और उसके बारे में तमाम जानकारियाँ भी आपसे साझा हम करते चले जाएँगे। दोस्तों कहते हैं कि माँ का दूध जो होता है वो बच्चों के लिए अमृत होता है। वो उसके लिए प्रथम आहार होता है, वो पहला टीका होता है जिससे बच्चे लाइफ पर्यंत पूरे जीवन पर्यंत वो लड़ता है। विभिन्न तरह के जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उससे बच्चों के जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बीमारी से लड़ने की क्षमता बच्चों की बहुत बढ़ती है। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आज जो हमारा चैट शो है वो इन्हीं बातों पर आधारित है। यूं तो हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन 21वीं सदी जो हमारा है वो अगर हम कहें तो वो एक निचले निचले स्तर पे है। वो यूं अगर 120 देशों के आंकड़ों को रिपोर्ट को अगर हम जाने स्तनपान के ब्रेस्ट फीडिंग के मद्देनजर, तो हम पाते हैं कि वो महज 50% है, जो कि चौंकाने वाली भी बात है और ये सोचने वाली भी बात है कि ऐसा क्यों। और अगर मैं एक आंकड़ा जो कि यूनिसेफ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया, अगर उस आंकड़े पर हम ध्यान दें, तो दुनिया में जो अनुमानित जो 8 करोड़ नवजात हैं, उनको माँ का दूध नहीं मिलता है। कैन यू बिलीव इट? और लगभग 7.8 करोड़ जो बच्चे जो शिशु होते हैं, वो प्रथम घंटे स्तनपान जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जो पहला घंटा होता है उसका, उसमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जानी चाहिए और करानी है। वो महज 7.8 करोड़ बच्चों को नहीं कराई जाती है। ये भी एक आश्चर्य दिलाने वाली बात है और ऐसा है तो ये सोचने वाली बात है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए जो हमारा ये आज का चैट शो है और विश्व स्तर पर ये जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये मनाया जाने लगा और 1991 में इसकी नींव रखी गई, जिसको हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले ये 1992 में ये सप्ताह मनाना शुरू हुआ, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये वीक हमारा चलता रहता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में देते हुए कि आखिर बच्चों के लिए जो प्रथम आहार कहा जाता है, वो बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, और अगर वो अमृत है तो वो बच्चे वहां क्यों लैग कर रहे हैं, बच्चों को वो मिलना चाहिए। तो और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक चल रहा है, और ये सिर्फ वीक की बात नहीं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अक्सर चैट शो में कि उद्देश्य एक दिन के लिए नहीं होता, एक हफ्ता के लिए नहीं होता, एक साल के, बल्कि वो जीवन पर्यंत होता है, वो हमेशा के लिए होता है। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो सप्ताह मनाए जाते हैं, इस तरह की जब बातें हमारे समाज में उभर के आती हैं, तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होता है और फॉरएवर होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग वीक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो है स्तनपान के लाभ और उसके महत्व के बारे में हमें अवेयर करना, जागरूकता जगाना हमारे अंदर। तो मैं अब ये भी बताना चाहूंगी आपसे, जो गर्भधारण से लेकर 1000 दिन जो बच्चों का पूरा होता है लाइफ का, उसके लिए बच्चों के लिए स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। इन तमाम बातों पर ही खुलासा करने के लिए आज का हमारा चैट शो है। और जो हमारा जो 2021 के चैट शो का जो स्तनपान के पीछे जो एक लाइनिंग है, जो एक उद्देश्य है, उसमें एक सेंटेंस जोड़ा गया है, दैट इज प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं हिंदी में बताऊं तो वो है स्तनपान की रक्षा एक साझी जिम्मेदारी। अब अगर हम साझी जिम्मेदारी की बात करें तो ये सिर्फ माओ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी, ये पति की जिम्मेदारी, ये पार्टनर की जिम्मेदारी है, ये माँ पिताजी की जिम्मेदारी है कि महिलाएं स्तनपान करा रही हैं तो सिर्फ ये ड्यूटी नहीं होती, बल्कि उन्हें सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो एक साझी जिम्मेदारी जो कि हमारा इस 2021 का जो थीम है, दैट इज प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फटाफट आपसे कुछ बातें शेयर कर ले रही हूँ कि बच्चों से इससे क्या फायदे होते हैं और माओ को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माओ को क्या फायदे होते हैं। मैं फटाफट आपसे शेयर करती हूँ। बच्चों के जो मैंने पहले भी कहा, एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम उनके स्ट्रांग होते हैं। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्किन टू स्किन जो उनके टच होते हैं माँ का बच्चों से और बच्चों का माँ से, उसके कारण उनके अंदर भावनात्मक डेवलपमेंट भी होता है।
विकास होता है। और अगर हम माँओं की बात करें, उनके शरीर में तमाम, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे यूट्रस, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, तमाम बीमारियों से वो बच सकती हैं, लड़ सकती हैं। तो हम देर ना करते हुए इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज का हमारा ये लेट्स टॉक चैट शो है। और इसके साथ हमारे इस चैट शो में हमारे जो सहयोगी हमारे साथ होंगे, वो हैं श्री शशिधर उज्ज्वल सर। और मैं शशिधर उज्ज्वल सर का स्वागत करती हूँ। सर नमस्कार सभी दर्शकों को, शुभ संध्या। और संध्या का समय और हो चुका अपराह्न के बाद। तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व स्तनपान सप्ताह पर स्तनपान के लाभ के बारे में। यह क्यों आवश्यक है और क्यों जरूरी है। बच्चे के साथ ही उसे कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और यह है उसके जीवन का अधिकार और पोषण का अधिकार। माँ की जन्म के तुरंत ही पश्चात माँ के स्तन से जो स्तन स्राव होता है, वह बच्चों के लिए प्रथम टीकाकरण माना जाता है। और वह बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ होंगे NMCH पटना से डॉक्टर शिल्पी गलवारा जी, और उसके साथ होंगे यूनिसेफ से कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमती मोना सिन्हा जी, और साथ ही यूनिसेफ से न्यूट्रिशन ऑफिसर डॉक्टर शिवानी डार जी भी होंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शिल्पी गलवारा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के इस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर शिवानी डार जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस टीचर फॉर बिहार के टॉक शो कार्यक्रम में, जो कि बेस्ट फिटिंग पर आए थे। तो शिवानी डार जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर आज के इस टॉक शो में उपस्थित हुई है, तो आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ है श्रीमती मोना सिन्हा जी, जो कि यूनिसेफ में कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मोना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। टीचर्स ऑफ बिहार के इस चैट शो में जी सर बोलिए। तो बिना रुके आज के आप सभी गेस्ट का टीचर्स ऑफ बिहार के इस चैट शो में स्वागत है। और जो पहला सवाल होगा वो शिवानी मैम से पहला सवाल होगा। ये शिवानी मैम से पहला सवाल होगा। मैम, स्तनपान हमारे बच्चों के लिए अमृत के समान है, और बिहार में स्तनपान की क्या स्थिति है? मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि इस सवाल पर और इस पॉइंट पे प्रकाश डालें। मैम। थैंक यू नम्रता जी। ऐसे तो इस टॉपिक पे कुछ कुछ बात अभी आप भी कर चुकी हैं, लेकिन उसी को थोड़ा सा और विस्तार में बताते हुए कि स्तनपान अमृत के समान है, ये सब बात तो सुना, और ये है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है या माँ के दूध के गुण हैं, वैसा दूसरा पदार्थ आपको दुनिया भर में और मिलेगा ही नहीं, खासकर उस बच्चे के लिए जो अभी जन्म लिया है और बहुत कमजोर है, उसका शरीर कमजोर है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी बड़ी नहीं है। तो ऐसे बच्चे के लिए तो ये अमृत है या वैक्सीन है या टीका कहिए उसको, पहला जो कहते हैं, सब है। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्तनपान की। हम लोग देखते हैं कि जन्म के पहले घंटे का स्तनपान जैसे बहुत जरूरी समझा जाता है, जो बच्चे में होने वाली मृत्यु, नवजात मृत्यु को करीब 22% कम करता है। तो ये केवल 31%, 31% है। NFHS 4 जो आज से 4 साल पहले डेटा आया था, तब करीब 35%, 35.9, 36% के करीब था। लेकिन इसमें और गिराव आ गया है, कम हो गया है। तो जबकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं, उनका नंबर करीब 76% है। यानी हमारे 76% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन यानी किसी ना किसी हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हैं, किसी ना किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में जन्म ले रहे हैं। लेकिन उनमें से भी, या टोटल बच्चों में से केवल 31% बच्चे ही ऐसे हैं जो 1 घंटे में दूध पी पा रहे हैं, जो बहुत गंभीर समस्या और चिंता की बात है। दूसरा एक इंडिकेटर रहता है कि पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान लेना, यानी पानी तक नहीं देना। तो ऐसा भी जो नंबर है वो केवल 58%, 58% बच्चे ही हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 6 महीने तक केवल माँ का दूध पीते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत में पहले 2 महीने में करीब 74% बच्चे होते हैं जो पीते हैं,
कुछ तो शुरू से ही नहीं पीते। 2 महीने से छोटे बच्चे भी, करीब 10% के करीब बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 महीने से छोटे हैं लेकिन बोतल से दूध पीना उन्हें शुरू कर दिया है। लेकिन करीब 75% 74% हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं, लेकिन तीसरे चौथे महीने और फिर चौथे पांचवें महीने बड़ी तेजी से ये नंबर गिरना शुरू हो जाता है। और ये चिंता की बात है। और ऑन एन एवरेज 6 महीने तक केवल 58% बच्चे ही अपना माँ का दूध पी पाते हैं। तो चिंता है, और ये इस पे आगे बहुत मेहनत की और अवेयरनेस जनरेशन और इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। और स्पेसिफिकली कोरोना जहां तक है, उसके अंदर भी, क्योंकि अभी हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और उसका एक डर है, वहां पर भी ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि माँ को कोरोना संक्रमित है या पीड़ित है, तब भी उसका दूध सेफ है उसके बच्चे के लिए। वो चाहे तो आराम से अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है, उससे बीमारी नहीं फैलेगी। केवल उसे मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, अपने कपड़े आसपास की जो सब जगह है उसको साफ रखना है। तो ये कुछ चीजों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो माँ आराम से सेफली अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, उससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी आएगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। शशिधर सर। हाँ, तो अगला प्रश्न हम चाहेंगे कि जो शिल्पी मैम है उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है या माना जाता है कि पहले घंटे का स्तनपान काफी महत्वपूर्ण होता है, या फिर पहले घंटे के स्तनपान पर काफी जोर दिया जाता है। यह इतना अहम और महत्वपूर्ण क्यों होता है? जी शिल्पी मैम। देखिए, इसमें कई बातें हैं जो महत्वपूर्ण। पहला घंटा बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो एक एक्टिव लेबर से होके बाहर निकला होता है, और जैसे ही वो निकलता है बच्चा, वो बच्चा उस समय बहुत एक्टिव होता है। अगले आधे घंटे 45 मिनट के लिए बहुत एक्टिव होता है। अगर उस दौरान आपने बच्चे को माँ की छाती से नहीं लगवाया, तो बच्चा क्या होता है कि 1 घंटे के बाद एक तो थक जाता है और वो एक गहरी नींद में चला जाता है। तो अगर हमने नहीं पिलाया तो एक तो वहां दिक्कत होगी कि बच्चा नहीं पिएगा। दूसरा, माँ के दूध के अंदर जो पहला दूध आता है वो कोलोस्ट्रम होता है, जिसको पहला वैक्सीन भी कहा जाता है, और ये गाढ़ा पीला दूध होता है। ये बहुत ही रिच होता है एंटीबॉडीज में, प्रोटीन्स में, जो अगर कुछ भी मात्रा में, अगर 4-5 बूंद भी बच्चे को चला जाता है तो वो बच्चे के लिए समझिए बहुत कारगर होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये पहला वैक्सीन है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन लगेगी वो 4-6 घंटे के बाद लगेगी, लेकिन ये जो पहला घंटा है जिसमें हमारा बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और दूध लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उसको जैसे ही डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो, बच्चे को माँ की छाती पर लेना है और पूरी तरह ये कोशिश करना है कि बच्चे को हम दूध लगाएं। अक्सर ये धारणाएं हैं या लोगों के मन में सोच है कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि पहला पीला गाढ़ा दूध जो है वो अच्छा नहीं होता है और दूध नहीं आ रहा है माँ को, पर ऐसा नहीं होता है। ये कुदरत है, नेचर ने बनाया है कि जब बच्चा पेट में आएगा तो वो हमारे हॉर्मोन्स हैं जो दूध बनाएंगे ही, और माँ पूर्णतः तैयार होती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो जैसे ही बच्चा ऐसी धारणाएं भी मिल जाती, कभी कभी ऐसी धारणाएं भी होती हैं कि माना जाता है कि माँ का दूध 2 या 3 दिनों तक नहीं उतरता है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या पिलाया जाए? नहीं, ये तो देखिए, ये सोच ही गलत है। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे का पेट जब जन्म लेता है तो बहुत ही छोटा होता है। उसको कितना दूध चाहिए? उसको 5 ml 10 ml एक बार में चाहिए दूध, और उतना हर माँ बना रही होती है, उतना कोलोस्ट्रम होता है, उतना मिल्क आता है बच्चे को। लेकिन सब लोग चाहता है कि बहुत मिल्क आए, उसको लगता है कि बच्चा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, हर रोने को भूख से रिलेट कर दिया जाता है। बच्चा किसी भी कारण से रोया तो वो लोग सोचते हैं कि उसको भूख लगी है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो माँ का गाढ़ा पीला दूध पीता है, पहले दूसरे तीसरे दिन जो दूध पीता है, तो अगर वो थोड़ी ही क्वांटिटी में भी आता है तो वो बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि जो लोग पिलाते हैं वो ये जानते हैं, उन्होंने खुद महसूस किया होगा कि बच्चा एक बार पीता है वो 2 घंटे तक सोता है। तो क्यों क्यों सोता है? क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन मिल गया अपने 2 घंटे के लिए। तो ये धारणा, तीसरे दिन से क्या होता है कि दूध ज्यादा आने लगता है। तो दूध ज्यादा आने को लोग समझते हैं कि अब दूध आना शुरू किया, पर एक्चुअली दूध तो उसी समय से आ रहा है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तो बताएंगी कि शायद डिलीवरी से पहले भी उनको दूध आता होता है।
उनके स्तनों से दूध आ जाता है ना। तो ये कुदरत है, कुदरत ने ऐसा बनाया है। इस धारणा को हम लोग को तोड़ना होगा। इन्हीं सब धारणा की वजह से ही लोग डब्बे का दूध या गाय का दूध ये सब शुरू कर देते हैं। पर उनको ये बताना होगा कि पहले घंटे से ही माँ का दूध होता है, पहले से ही माँ का दूध है, और जितना है वो बच्चे के लिए पर्याप्त है। और हर रोने को दूध से या भूख से नहीं जोड़े। बच्चा कभी पेशाब भी कभी करेगा तो रोएगा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो कटोरी चम्मच से दूध पिलाने लगते हैं, गाय का दूध या फिर बाहरी दूध। तो क्या यह सुरक्षित होता है बच्चों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कैसे सुरक्षित हो सकता है? आप ये समझिए कि एक चीज जो आपकी है शरीर में पैक्ड है, सिर्फ बच्चे का मुंह जो है वो स्तन पे जा रहा है और डायरेक्ट माँ के शरीर से निकल के वो बच्चे के मुंह में और मुंह से फिर पेट में जा रहा है। कहीं किसी तरह का कोई कंटेमिनेशन नहीं है। सही तापमान पर वो दूध है जो बच्चे को चाहिए। और जब बच्चा खुद पीता है ना तो वो कभी भी ज्यादा दूध नहीं पीता है। और आप जब बाहर से पिलाते हैं तो आपकी कटोरी साफ है कि नहीं, आपका चम्मच साफ है कि नहीं, फिर बनाने वाले के हाथ साफ है कि नहीं, है ना। तो और जी फिर आपने बाहर से दूध पिलाया, तो बाहर से आपने जैसे ही किया तो आपने सारा इन्फेक्शन तो बच्चे के मुंह में डाल दिया, है ना। तो कम से कम इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। कहाँ हम डायरेक्ट पिला रहे हैं जिसमें कहीं किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन जाने का चांस ही नहीं है। और एक दूसरा है कि पूरा खुला हुआ है। कभी दादी बनाती है तो कभी नानी बनाती है, कभी मौसी बना देती है दूध, और जितना पिया पिया, और अक्सर ही होता है लोग रख देते हैं, चलो 15 मिनट बाद फिर से पिलाएंगे बचा हुआ दूध। तो ये सब हमको मुसीबतों को बुलाने का न्योता देने का तरीका है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और देखिए विधि का विधान देखिए कि जैसे ही शिशु जन्म लेता है उसी के साथ ही माँ के स्तनों में दूध भी उतर जाता है, यानी प्रकृति पहले से ही बच्चों के लिए दूध की, पोषण की, भोजन की व्यवस्था कर देती है। तो अगले सवाल के लिए चलते हैं नम्रता मिश्रा के पास। थैंक यू शशिधर सर। मेरा सवाल शिल्पी मैम से ही है। शिल्पी मैम अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ बताइए। शिल्पी मैम, अभी अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड को देखें तो दूध को लिक्विड गोल्ड कहा जा रहा है। और बिल्कुल। ये भी बात उठ के आ रही है कि जैसे इधर कोविड में अगर देख रहे हैं तो मिल्क बैंक बन के आ रहा है। और ये सारी बातें उठ के आ रही हैं और नॉर्मलाइज करने की बात आ रही है महिलाओं को, फैमिलीज को और परिवार के जनों को, महिलाओं के पार्टनर्स को। तो अगर हम इस चीज को देखें तो क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति जो परिवार की जो मानसिकता है वो कैसी होनी चाहिए, उनसे किस तरह का सपोर्ट महिलाओं को मिलना चाहिए, ताकि उनको अगर रात में बच्चे के लिए अगर वो कंटिन्यूअसली जग रही हैं, अगर शिफ्ट वाइज जग रही हैं, तो उन्हें किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए? क्या ये रीजन भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग का जो ये परसेंटेज है ये 50%, अगर 120 देशों के अगर रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, तो मैम आपको क्या लगता है कि किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए महिलाओं को? देखिए महिलाएं एक, अगर हम उनको लिक्विड गोल्ड कह रहे हैं तो मतलब जो जीवन की सबसे अच्छी चीज है वो अपने जी बच्चे को पास कर रही है। और जो बच्चा है वो परिवार को आगे ले जाने वाला है ना। जी तो इसमें घर में जो भी लोग हैं वो सपोर्ट करें। सबसे पहले तो हस्बैंड का रोल आता है, जो बच्चे के पिता हैं उनका रोल आता है कि वो एक तो सपोर्टिव रहें। क्योंकि माँ बहुत दर्द से गुजरी है, चाहे उसने नॉर्मल डिलीवरी कराई हो या उसने सिजेरियन कराया हो। तो सिजेरियन में तो समझिए कि शरीर के एक अंग को काटा गया है, बच्चे को जी निकाला गया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े ट्रॉमा में है। ठीक है, तो जी उसको सपोर्ट करना है, उसको हर तरह से एक पॉजिटिव थॉट के साथ रखना है कि हाँ दूध आएगा, क्यों नहीं आएगा, तुमको जितना आ रहा है तुम उतना पिलाओ। फिर जी माँ अगर ब्रेस्ट फीड करा देती है और वो थक गई है तो फादर हैं या साथ में जो भी सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको डकार दिलाने का काम कर लें। क्योंकि हम लोग राइट सबको समझाते हैं कि 10 से 15 मिनट बच्चे को कंधे पे रख के डकार कराना है। अब क्योंकि माँ प्रसव से गुजरी है, इतनी सारी मुश्किलों से गुजरी है, तो वो टायर्ड हो जाती है। अगर उसको 15 मिनट 20 मिनट बैठ के बच्चे को फीड कराना हुआ, तो अगर ये उससे 15 मिनट और उसको सपोर्ट कर देगा जी तो बहुत मिल जाएगी कि हमने दूध पिला दिया, आप डकार करा दो, है ना। जी इस तरीके के जी हो सकता है। परिवार में जब वो डिस्चार्ज होके घर पे जाती है तो उसको थोड़ा आराम का माहौल दें।
है ना। अब बहुत सारे घरों में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी आ जाती है, अच्छा बच्चा हम देख लेंगे, तुम काम कर लो। लेकिन ये नहीं है, जो माँ का रोल है और जो माँ को पिलाने का रोल है, हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जिनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वहां पे ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो कहेंगे चलो काम में लग जाओ, क्योंकि अक्सर आती है तो माएं बोलती हैं कि हम घर के काम में लगे रह जाते हैं इसलिए पिला नहीं पाते हैं। तो ये जी जो भी साथ में रह रहा है वो ये सपोर्ट करे कि हाँ ये जरूरी काम है और पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, स्तनपान कराना है, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। अगर खाना भी जी बनना है तो वो आधे घंटे लेट बन जाएगा, है ना। और उसको जी हर तरह से सपोर्ट करें, जैसे दिन में उसको कुछ देर का रेस्ट दें, क्योंकि माँ को पूरी रात हर 2 घंटे पर जाग के अपने बच्चे को दूध पिलाना है, उसको पौष्टिक आहार दें, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है। और तब से जी उसको स्नेह दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा बच्चा हुआ है, हम लोगों को भी तो हुआ था इतना बच्चा, हम लोग काम करते थे। लेकिन अब क्या हो गया ना, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये जी बात समझनी होगी कि उस माँ को रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, तो उसको जी पर्याप्त रेस्ट दें, उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन दें, पॉजिटिव थॉट दें, इमोशनली उसको स्ट्रांग करें कि नहीं तुम बच्चा हुआ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है तकलीफ आती है हम शेयर करेंगे। तो हमको लगता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो जाए। अभी क्या है कि ये जैसे आपने शुरू में कहा कि ये सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जी हमारे समाज में यही चलता आया कि तुम पिलाओ, जैसे पिलाना है तुम करो, जी अपना काम भी करना है तुमको। लेकिन ये समझना होगा सबसे पहले हस्बैंड को, और जो भी परिवार में है सबको समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके लिए माँ को पर्याप्त रेस्ट मिलेगा तभी वो दूध बढ़िया बनाएगी, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तभी उसका दूध बढ़िया होगा और उसका बच्चा बढ़िया ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब करने से परिवार माँ को बहुत सपोर्ट कर सकता है और हमारे ब्रेस्ट फीडिंग के परसेंटेज बढ़ सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात आपने इसके लिए कही है। और एक जो प्रश्न उठ के आता है कि मदर्स मिल्क जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर हम्म, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास के लिए, क्या ये हम्म, बात सच है? और अगर है तो इन पे जो हमारे तमाम दर्शक हैं, मैं चाहती हूँ हम्म, कि आप प्रकाश डालें मैम, और सब इस चीज से जागरूक हो जाएं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है उनके बौद्धिक विकास के वो लिए। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है पहले 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिया है, ये बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि उनका आईक्यू लेवल एक डब्बे या गाय के दूध पीने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा है। तो अ, हमारे कुदरत ने इतना बढ़िया इंतजाम किया हुआ है कि हमारे दूध, बच्चे के जो माँ का दूध होता है ना, उसमें सारी अच्छी चीजें जाती हैं, कुछ भी उसमें जी ऐसा नहीं जाता जो बच्चे को किसी भी तरह हार्म करे। तो जो प्रोटीन्स हैं, जो पॉलीसैकेराइड फैट्स हैं, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जरूरी होते हैं, वो जी सारा कुदरत ने उस माँ के दूध में डाल दिया है। तो कोई भी चीज आप नेचुरल चीज को आप डब्बे से कहेंगे कि डब्बे में तो बहुत कुछ बोलते हैं कि ये है ये है ये है, लेकिन जो कुदरत ने बनाया है उसका कोई मैच नहीं है। तो हमारे बिल्कुल दूध में छन के वो सारे प्रोटीन्स, वो सारे फैट्स जाते हैं जो हमारी ब्रेन के नर्व्स को ग्रोथ में, उनके इंटरकनेक्शंस को बनाने में हेल्प करते हैं। और वही हमारी इंटेलिजेंस को डिटरमिन करता है, कितने हमारे न्यूरॉन्स हैं, हेल्दी न्यूरॉन्स हैं, और कितने इंटरकनेक्शंस हमारे ब्रेन में हैं। तो ये बात सभी को जो भी सुन रहे हैं ये समझना होगा कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो, औरों से इंटेलिजेंट हो। तो आपके पास तो खजाना है, उसको दीजिए, उसी से आपका बच्चा जी इंटेलिजेंट होगा। ठीक है ना। जी जी आई जी। होप मेरे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको। मैम बहुत अच्छे और बिल्कुल एक्यूरेट जो जवाब है वो आपसे हमें मिल रहे हैं। और एक बात इसमें और भी आती है कि जो माँ का जो दूध होता है, चूंकि माँ डिफरेंट तरह के काइंड्स ऑफ फूड्स वो इंटेक करती हैं, खाती हैं, तो बच्चों के अंदर वो टेस्ट भी शायद वो जाता रहता है, जो बिल्कुल कि बिल्कुल अदर सत्य है। डब्बा मिल्क या गाय का दूध, इन सब चीजों में वो चीजें, बच्चों में जो स्वाद का डेवलपमेंट होता है, इट कम्स विद आई थिंक मदर्स मिल्क। वो तो थैंक यू। ये वो भी स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा पेट में है, तो माँ जो जो जी खाती है उसकी जी पसंद नापसंद डाइजेशन वहीं से स्टार्ट होता है। और मिल्क, मदर्स मिल्क में वो सारी चीजें वही कंटिन्यूएशन है। मदर्स जी मिल्क में वो सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं जैसे अपने पेशेंट को समझाना चाहती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर आप चाहते हो आपका बच्चा काजू खाए तो आप खा लीजिए, आप चाहते हैं आपका बच्चा सेब खाए तो आप खुद खा लीजिए। तो ये एक तरीका है समझाने का,
जिससे कि माँ न्यूट्रिशियस खाएगी। और क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये भी है कि माँ ने कुछ खा लिया तो बच्चे के पेट में दर्द हो गया, माँ ने कुछ खा लिया तो बच्चे को दस्त लग गए। तो जी ये धारणाओं से बाहर निकलना होगा। माँ जी को हर तरह का न्यूट्रिशन देना है, उसको फल भी देना है, उसको सब्जियां भी देनी है, right, और उसको जो ट्रेडिशनल हलवा बनता है वो सारी चीजें देनी है, जिससे कि वो स्ट्रांग होगी। और माँ को सिर्फ अपनी डाइट नहीं खानी है, उसको ये समझना है कि ये मैं 1.5 गुना खाना है, मुझे एक तो अपने लिए खाना है और आधा उस बच्चे को जो मेरे बच्चे दूध पर बड़ा होने वाला है। तो ये हम अगर फोकस करेंगे तो हमको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जी थैंक यू सो मच शिल्पी मैम। और ये प्रोग्राम आप टीचर्स ऑफ बिहार के हमारे पेज पे देख रहे हैं, और आप इसको शेयर करें और अपने प्रश्नों के साथ आप तैयार रहें। जो हमारे बीच में इतने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, आपको भी मौका मिलेगा प्रश्न पूछने का, और आपका जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे शेयर भी किया जाएगा। शशिधर सर। युद्ध की भूमि हो या फिर कुश्ती का अखाड़ा, अक्सर ललकार इसी के साथ शुरू होती है कि माँ का दूध पिया है तो लड़के दे। तो कहीं ना कहीं माँ के दूध में इतनी तो गुणवत्ता जरूर है कि जिसकी बखान वेद, पुराण और काव्यों से लेकर वैज्ञानिक तक इस बात की पुष्टि करते हैं। तो माँ का कहा भी गया है कि माँ के दूध का ऋण आजीवन नहीं उतरता है। तो अगला प्रश्न हम पूछना चाहेंगे बिना विलंब किए हुए। हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती मोना सिन्हा जी, जो कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं यूनिसेफ से। तो हम उनको स्क्रीन पर लाना चाहेंगे और उनसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, यानी भारत की बात हो या फिर राज्य के स्तर पर यानी बिहार की भी बात करें, तो स्तनपान के आंकड़े यह बताते हैं कि बच्चों को उचित समय तक स्तनपान नहीं मिल पाता। जैसे कि 2 साल तक बच्चों को स्तनपान नहीं मिल पाना या बहुत कम समय तक बच्चों को स्तनपान मिल पाना। तो क्या ये इसके पीछे जो सामाजिक भ्रांतियां हैं, अफवाह हैं या फिर धारणाएं हैं, वो किस प्रकार इसे प्रभावित करती हैं, जिस वजह से महिलाएं संपूर्ण रूप से स्तनपान नहीं करा पा रही हैं? जी मोना। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ मैम। ओके, थैंक यू। तो ये बहुत सच बात है कि पहले तो नहीं था, लेकिन अब बहुत तरह की भ्रांतियां और बहुत तरह के स्टिग्मा जो है वो स्तनपान से जुड़ रहा है। स्तनपान एक प्राकृतिक क्रिया है, बिल्कुल प्राकृतिक क्रिया है, और आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से माँ स्तनपान करा रही है और सबसे सहज प्रक्रिया है, सबसे सहज। और अगर आपको पता नहीं, आप लोग जब छोटे होंगे गांव में देखते होंगे, हमको तो याद है कि जाते थे तो इतनी सहज प्रक्रिया कि उसको लेकर कभी किसी के दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उठता था। माँ जो है सो दूसरा कुछ काम भी करती रहती थी और गोद में बच्चा है वो स्तनपान भी करता रहता था। लेकिन आजकल ये स्तनपान को लेकर एक शर्म की भावना आ गई है, और कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये शहरों से गांव तक गई है, गांव से शहर तक नहीं आई है, ये शहरों से गांव तक गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण आपका जो डब्बे वाला दूध होता है वो भी है, क्योंकि डब्बे वाले दूध की इतनी एडवर्टाइजिंग हुई, इतनी पुरजोर एडवर्टाइजिंग हुई, इतने सुंदर सुंदर चित्रण किए जा रहे थे और एडवर्टाइजिंग हुई, और सुंदर सुंदर खूब हेल्दी बच्चे दिखाते थे, डब्बे वाले दूध के साथ एसोसिएट करते थे कि शहरों में औरतें जिनके पास सामर्थ्य था उन्होंने डब्बे का दूध पिलाना शुरू किया और बॉटल फीडिंग वहीं से शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे ये प्रचलन जो है सो आपके गांव स्तर तक भी जाने लगा, क्योंकि एक धारणा होती है कि जो शहर की औरतें कर रही हैं वही सही है और हमें भी करना चाहिए। और बीच में एक ये भी प्रचलन था कि बहुत जगह डॉक्टर्स भी अगर लिखकर प्रेस्क्राइब नहीं करें तो बोलते तो जरूर थे कि यहाँ ये ब्रेस्ट फीडिंग आपको कराना, अगर नहीं करा पा रहे हैं तो आपको कम से कम डब्बे का दूध दे दीजिए, पिलाना चाहिए। मुझे याद है जी, पिलाना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बच्चे के डॉक्टर ने
भी ये बोला था कम क्यों नहीं दे देते, तो पता नहीं क्यों में क्या प्रेस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, तो प्रेस्क्रिप्शन में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बोला कि ये आप खरीद लीजिए मार्केट से। लेकिन हमने सुना कि प्रेस्क्रिप्शन में भी लोग लिख देते थे, तो उससे भी इसकी वैलिडिटी, इसकी जो मान्यता है वो बढ़ गई कि डॉक्टर खुद बोल रहा है कि डब्बे का दूध पिलाओ, तो डब्बे का दूध पिलाने का चलन शुरू हुआ। और स्तनपान जो आमतौर पे खुले तरीके से पहले होता था वो अब धीरे धीरे फिर कम होने लगा, और कुछ ऐसी चर्चाएं भी हुई कि जैसे ऐसा लगा कि ये स्वाभाविक चीज नहीं है, आपको पब्लिक स्पेस में स्तनपान नहीं कराना चाहिए। और हम जानते हैं कि कुछ भी जो एक स्त्री के अंग से जुड़ी हुई कोई भी बात होती है तो उसको सबसे पहले शर्म के नजरिए से देखा जाता है, तो एक ये भी बात है। और अगर स्तनपान कराने का हम कुछ सामाजिक मुद्दा अगर नजरिए से देखते हैं, तो आप देखिए कि हमारे प्रदेश में, बिहार में और बल्कि बाकी जगह भी इतना ज्यादा औरतों को इतना सशक्तिकरण अभी भी नहीं है कि वो अपने लेवल पे किसी तरह का डिसीजन ले सकें, किसी तरह का फैसला ले सकें। और ये भी देखा गया है, ये आंकड़े हैं, अभी मेरे पास नहीं है वो आंकड़े, लेकिन ग्लोबल डेटा से नजर आता है कि औरत जितनी पढ़ी लिखी होती है उतनी समझदार होती है, उतना सशक्त होती है, और जो पढ़ी लिखी और सशक्त महिला है वो अपने परिवार के लिए खुद डिसीजन लेती है, और अगर वो कमाती है तो 90% अपनी कमाई अपने परिवार के लिए को देती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द विमेन फोक ऑफ आवर सोसाइटी। जो स्त्री वर्ग है हमारी सोसाइटी का 50% अगर आप कहते हैं, हालांकि सेक्स रेशियो तो बहुत ही घटता जा रहा है, लेकिन अगर 50% मानते हैं हम अपनी आधी आबादी स्त्री है, तो उसमें हमने कितना निवेश किया है, उसके सशक्तिकरण के लिए कितना निवेश किया है? नहीं किया है। तो एक बहू जो नई नई घर जाती है, पहले तो अगर सबसे पहले तो उसकी जब शादी होती है तब उसका थोड़ा सा स्टेटस समाज में बढ़ता है, फिर जब बच्चा होता है तब स्टेटस और बढ़ता है कि नहीं भाई चलो महिला बांझ नहीं है, इसकी स्टेटस बढ़ती है। उसमें भी लड़का अगर होता है तो और स्टेटस बढ़ता है उसका सोसाइटी में। और जब वो खुद सास बन जाती है तब ही उसको मौका मिलता है कि वो अपने पावर का जो उसको बचपन से नहीं मिला, वो अपने पावर का पूरा पुरजोर इस्तेमाल जब वो सास बनती है तब करती है। और इसीलिए आधे से ज्यादा हम लोग जैसे व्यवहार परिवर्तन में काम करते हैं तो सिर्फ महिला को कहने से नहीं, क्योंकि वो जो बहू है, खासकर हमारे प्रदेश में जहाँ पे अभी भी 40% बाल विवाह का प्रचलन है, 40% बाल विवाह का प्रचलन है, वहां पे वो लड़की अगर 16-17 साल की है और एक ही साल में फिर वो माँ बन जाती है, 18 साल में 19 साल में वो माँ बन जाती है, आप क्या सोच रहे हैं कि वो बहुत सशक्त है कि वो अपनी आवाज बुलंद कर पाएगी, लोगों से बोल पाएगी कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, मुझे रेस्ट दो? जैसे अभी डॉक्टर शिल्पी बता रही थी हम सबको कि माँ को रेस्ट देने की जरूरत होती है। हर 2 घंटे पे बच्चे को अगर दूध पिलाना है, या बच्चा जब भी भूख लगे उसको दूध पिलाना है अगर, तो माँ को रेस्ट की जरूरत होती है। उसका मतलब कि घर का कामकाज में दूसरे लोग सहयोग करें, सिर्फ यही नहीं कि बच्चे को दूध पिला के तुम बाकी काम करो। क्या बाकी घर के काम दूसरे लोग कर सकते हैं क्या? उसके लिए एक अनुकूल वातावरण घर में और समाज में पड़ेगा क्या उस बच्चे के लिए? तो ये हमको देखने की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो जब तक ये अनुकूल वातावरण और ये सपोर्ट सिस्टम समाज में हम उस माँ को नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और उसी के लिए जरूरत होता है कि जब हम किसी तरह की काउंसलिंग या कुछ भी करें तो उसके पति को भी काउंसिल करें कि शहर में अगर जैसे जॉइंट फैमिली नहीं है तो पति अगर बाहर काम कर रहा है तो वापस आके क्या बच्चे को संभाल सकता है ताकि वो घर का काम कर सके, या वो ही घर के काम में अपना हाथ बटा सकता है ताकि जो माँ है वो बच्चे को संभाल सके? क्या ऐसा ये हो सकता है? क्योंकि हम लोग बहुत ही पितृसत्ता समाज में रहते हैं और हमारे जो जेंडर रोल्स हैं वो बहुत स्पेसिफाइड रहते हैं कि औरत है तो उसको ये काम करना है, पुरुष है तो उसको वो काम करना है। लेकिन इस चक्कर में देखिए कहाँ कहाँ हम हानि, किस किस की हानि कर बैठ रहे हैं।
एक माँ अपने बच्चे को प्रॉपरली स्तनपान नहीं करा पा रही है, वो कि भाई हमको घर का काम करना है, हम स्तनपान नहीं कराएंगे, चलो बॉटल, सबसे आसान काम है बॉटल फीडिंग करा दो, तो किसकी हानि हो रही है, बच्चे को हानि मान हो रही है, और वही बच्चा आगे चल के नाटापन का शिकार होगा, वेस्टिंग का शिकार होगा, और फिर उसकी बुद्धि का भी विकास नहीं होगा, जैसे अभी पूरी चर्चा चल रही थी। तो किसका नुकसान हो रहा है? पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा जो अभी समाज में प्रचलन है उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसको प्रश्न करना पड़ेगा, और अपने हिसाब से मेरे समाज में और मेरे परिवार में क्या वर्क करता है ऑप्टिमली, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए, पिता के लिए भी, सास के लिए, ससुर, सबके लिए जो वर्क करता है, हमको वो सिस्टम लाना जरूरी होगा, जिसमें मतलब ये कहने का है कि सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, सास को एडजस्ट करना पड़ेगा, पिता को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम सही में बच्चे को अगर चाहते हैं कि उसका भरण पोषण हो, क्योंकि अगर हम ऐसे देखते हैं तो फिजिकली तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट चुका होता है प्रसव के बाद, जब बच्चा पेट से बाहर आ जाता है, लेकिन 2 साल तक ऐसे अगर हम देखें तो सोशली और साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से कम 2 साल तक जुड़ा रहता है। माँ और बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखकर ही, जैसे डॉक्टर शिल्पी और डॉक्टर शिवानी भी कह रही थी, माँ का ख्याल, भरण पोषण, उसको स्वस्थ खिलाइए, पोषक भोजन खिलाइए, ताकि बच्चे को दूध में पूरा पोषक तत्व मिले, वगैरह वगैरह मिले। तो ये सब एंगल हमको देखने की बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग सिर्फ औरत को ही देखते आ रहे थे, उस माँ की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन उसके साथ जो लोग हैं, खासकर जो पुरुष वर्ग है, उसके पिता हैं, उसके ससुर हैं, उसके भाई बंधु हैं, जो भी है घर में, उसका पति, देवर वगैरह जो भी है, उनको भी साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामूहिक कार्य है। इसको एक सिर्फ माँ और बच्चे से जोड़ के ना देखें। स्तनपान एक सामूहिक कार्य, एक बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए हमको उस तरीके से उसको देखना पड़ेगा। और इसी में कुछ प्रचलन है जो बहुत दिन से चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे प्रचलन, जैसे मुजुट्ठी, जैसे 6 महीने के बाद ऊपर का खाना बच्चे को, संस्कार भी कहा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार भी तो हमारे यहाँ संस्कार है, तो इसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा संस्कार है, कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है, घरों में भी सेलिब्रेट किया जाता है, और काफी प्राचीन समय से चलता है। हाँ, और माँ को साइकोलॉजिकली और इमोशनली सपोर्ट करने की भी बहुत जरूरत है। खासकर माँ को अगर बच्चा हुआ है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई है, इसका हिंदी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसको बोलूं, लेकिन अगर उस तरह का कुछ हो गया है तो उसको सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उस समय वो, आप सोचेंगे कि एकदम खूब सुंदर खुश वो बच्चे को दूध पिलाएगी, तो नहीं। जब तक वो इमोशनली साइकोलॉजिकली उस माइंडसेट में नहीं है, तब तक वो खुशी बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। और हमारे समाज में ये भी देखा जा रहा है कि लड़की अगर पैदा हुई, वो भी पहली नहीं, दूसरी तीसरी लड़की पैदा हुई, और माँ को उसके वजह से प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, टॉर्चर सहना पड़ रहा है, या घर में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, तो वो माँ कैसे अपने बच्चे को दूध पिलाएगी? तो ये सब कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हम स्तनपान को बढ़ावा देना चाहते हैं। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण। थैंक यू। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आपकी बातों से बहुत सारे चीजें पॉइंट्स आउट हुए हैं कि जो यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2021 में जो इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, सबसे पहले दर्शकों को उसके बारे में बता दूं कि इस बार का थीम है स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं बनती है, बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार के, उसके पति के, उसके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के, और एक समाज की भी बनती है कि माँ की भावना को सपोर्ट करे, माँ को पर्याप्त समय दे कि वो बच्चे पर के लिए पर्याप्त समय निकाल पाए, ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छी तरह से कर पाए, खुशनुमा माहौल में माँ जिए, माँ रहे। और बहुत अच्छी बात मोना मैम ने कही कि अगर
माँ पर किसी भी प्रकार की तनाव हावी होती है, मानसिक रूप से किसी प्रकार की प्रताड़ित की जाती है माँ को, तो इसका प्रभाव बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास पे भी पड़ता है। बच्चा को अगर माँ अगर तनाव में रहेगी तो बच्चा को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएगी, जिससे बच्चों के में पोषण की कमी हो सकती है, मानसिक मंदता, बौनापन जैसी कई बीमारियां बच्चों में जन्म ले सकती है। और बच्चे तो हमारे देश के भविष्य है और ये इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि माँ को पर्याप्त समय दे। तो अगले प्रश्न के लिए हम पुनः चलते हैं नम्रता मिश्रा के पास। नम्रता मिश्रा जी, आप अपना अगला प्रश्न रखिए। थैंक यू मोना मैम, थैंक यू शशिधर उज्जवल सर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शिवानी मैम से होगा। शिवानी मैम। जी। शिवानी मैम, कहा जाता है कि बच्चों को जन्म से लेकर अगले 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान की यानी मदर्स मिल्क की जरूरत क्यों होती है, और बच्चे को स्तनपान कब तक कराने चाहिए और क्यों? पहले 6 महीने तक तो एकदम क्लियर है कि केवल और केवल माँ का दूध उसे चाहिए, क्योंकि जो अभी डॉक्टर शिल्पी भी बता रही थी इस बारे में, और कि जितने भी बच्चे को पोषक तत्व चाहिए वो पूरी तरह से माँ के दूध में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ तक कि पानी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के दूध में अराउंड 70% पानी ही रहता है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं या फैमिलीज में ही देखते हैं कि लोग कहते हैं अरे बच्चे का तो मुंह सूख गया है, इसको प्यास लग रही है तो जल्दी से पानी दे दो, थोड़ा सा दे दें। लेकिन बच्चे के पेट का अगर आप साइज देखें ना, बहुत छोटा है, और पानी तो 0 कैलोरी है ना। हम लोग जो वजन कम करने के लिए पानी ही पीना शुरू कर देते हैं कि पेट भर जाएगा। तो बच्चे को जो बेचारे का पेट ही है 10 ml या 20 ml, उसमें हमने 1 चम्मच भी पानी डाला तो 5 ml तो चला गया। तो आपको वो उतनी पेट भर जाएगा तो दूध उतना ही वो कम पिएगा। पहली बात ये। और दूसरी बात की इन्फेक्शन, तो दोनों ही चीज है। बाहर का पानी दे रहे हैं तो आपका हाथ लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो वो बच्चे को जरूरत भी नहीं, सेकेंडली जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले 6 महीने तक केवल दूध माँ का, कुछ भी और देने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर डर है, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है बार बार, तो क्या उसे भूख लग रही है, या माँ को अंदर से डर रहता है। जैसे हम अपने आसपास भी बहुत फैमिलीज में देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि 2-3 महीने होते होते तक बहुत बच्चे हैं जो ऊपर का दूध पीना शुरू कर देते हैं। अर्बन एरिया में तो हम बहुत देखे हैं। तो आप जब पूछिए कि क्यों ऊपर का दूध दे रहे हैं, तो मदर्स बोलेंगी कि दूध हमको हो नहीं रहा है, होता ही नहीं था, बहुत कोशिश किया नहीं पिला पाए। तो इसके लिए समझना जरूरी है कि कैसे आपने जाना कि दूध नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसा डॉक्टर शिल्पी भी बोली, जब बच्चा रोता है लोग समझ लेते हैं भूखा है, और परिवार में बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सारा परिवार, इंडिया कल्चर की अच्छी भी बात है कि हम लोग बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत सब लोग उसको लाड करते हैं। लेकिन जहां बच्चा रोएगा तो सब आ जाते हैं माँ के सर पे कि देखो ये भूखा है, देखो ये भूखा है, तुम कुछ गलत खा ली थी, तुमने ठीक से नहीं खाया, या जो भी कारण हुआ, ठीक से नहीं खाया जो भी, लेकिन अब तुम्हारा दूध नहीं हो रहा है, तुम्हारा दूध नहीं हो रहा है। तो माँ जो बेचारी, खासकर जो पहली बार माँ बनी है या दूसरी बार भी बनी है, तो वो घबरा जाती है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसकी वजह से भूखा रह जाए, कि वो दूध नहीं बना रही। तो वो और ग्लानि में चली जाएगी, उसको और टेंशन हो जाएगा कि दूध नहीं हो रहा है, तो क्या करें, तो जल्दी से ऊपर से कोई दूध लाएंगे, बॉटल देंगे, या जैसे भी पिला दिया जाएगा, तो बच्चा पी लेगा। जब वो पी लेगा तो नेचुरली वो फिर माँ का दूध नहीं पिएगा। और एक बॉटल या ऊपर के दूध देने का एक फैक्टर रहता है जिसे कहते हैं निपल कंफ्यूजन। जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो बच्चे को चूसना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तब वो दूध आता है। बॉटल से बड़ा आसान है, दूध अपने से चला जाता है। तो बच्चा जब बॉटल से पीता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है। जब उसको फिर हम माँ के स्तन पे लगाते हैं तो कई बार वो समझ नहीं पाता है कि कैसे पीना है, तो वो ठीक से चूसेगा नहीं। और क्लियर जो लिंक है माँ के दूध का, वो है कितना चूसेगा बच्चा, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ब्रेन में, जितना सकिंग होती है उतना दूध बनता है अधिक। तो अगर बच्चा पेट भर गया पानी पीने से या दूध पीने से कुछ और से, और उसने चूसा ही नहीं, तो नेचुरली दूध उतना ही कम बनेगा। तो ये समझना जरूरी है कि अगर लगता भी है कि दूध कम हो रहा है तो दूध बढ़ाया कैसे जाए। तो दूध बढ़ाने का उपाय है बार बार पिलाइए। जैसे जैसे बच्चे के ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं, कभी कभी बच्चे को ज्यादा दूध की डिमांड होती है, दूध कम लगता है, अगर माँ हर एक एक घंटा तो नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन हो सकता है 1.5 से 2 घंटे में भी दूध पिलाना पड़ जाए, तो अगर पिलाएगी तो अपने आप से 1-2 दिन के अंदर दूध उतना ही ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले 6 महीने तक तो केवल और केवल माँ का दूध।
6 महीने के बाद ऊपरी आहार शुरू करना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद बच्चे का पेट जो है वो केवल माँ के दूध से उसकी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। तो ऊपरी आहार देना शुरू करना है, लेकिन माँ का दूध जारी रहेगा जब तक कि बच्चा कम से कम 2 साल का नहीं हो जाता, क्योंकि 2 साल तक भी नाइट टाइम फीडिंग और जो हम कैलोरी गैप है वो काफी हद तक 1/3 के करीब जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध से ही पूरी होती है। तो 2 साल तक कम से कम बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए। उसके बाद भी हड़बड़ी ना करें छुड़ाने का, अगर बच्चा ठीक से खाता है तो धीरे धीरे अपने से छोड़ देगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल का हो गया तो हम छुड़वा ले, तो एटलीस्ट 2 इयर्स तक। जिसमें एक और चीज है जिसे फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस कहते हैं, जब बच्चा बीमार हो, ऐसी हालत में उसका पेट, उसको बहुत भूख नहीं लगती, कई बार वो खाना खाना कम कर देता है, तो ऐसे में भी उसको दूध पिलाया जाए, माँ अपना दूध जितना हो सके उतना उसको पिलाए। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। इसलिए कहा भी जाता है कि ये मुफ्त आहार, बेस्ट आहार और फ्री में एकदम है, बिल्कुल तो बच्चों बिल्कुल को फ्री में क्यों है। ना बिल्कुल, और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल बॉटल मेहनत नहीं धोना, करनी ये पड़ती। स्टरलाइज जिनको जो करना। ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बहुत आराम है, आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई इतना बड़ा बैग कैरी नहीं करना पड़ेगा, तरह तरह की जी बॉटल और डब्बे और सब चीज, और जी इनएक्सपेंसिव है, खर्चा तो है ही नहीं। जी जी। डेफिनेटली। बेस्ट आहार है और मुफ्त है, और केवल जो ध्यान देने वाली बात है वो है माँ का ख्याल रखना। और जैसा उज्जवल सर ने भी कहा, और जो हमारा थीम भी है इस बार का यूनिसेफ का 2021 का, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, ये साझी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। और शशिधर सर। जी हाँ, तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं नम्रता जी, और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे सवाल आज पूछे जा रहे हैं। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शिल्पी मैम जी से अगला सवाल पूछना चाहता हूँ, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मृत्युंजय ठाकुर जी इसी तरह के एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, जो मैं पूछना जा रहा हूँ कि मैम, जब कभी कभी आजकल सिजेरियन ऑपरेशन का ज्यादा फैशन चला हुआ है, तो सिजेरियन ऑपरेशन के समय या फिर जुड़वा बच्चे जब पैदा लेते हैं, या फिर जच्चा की अस्वस्थता की स्थिति, नहीं माँ की अस्वस्थता की स्थिति में, जैसे कि माँ को पीलिया हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, कोरोना के कारण कोरोना से परेशान है, मियादी बुखार है, एड्स की समस्या है, जैसे कोई गंभीर बीमारियां हैं, तो ऐसे परिस्थिति में बच्चे को स्तनपान कराना उचित होता है या नहीं, और अगर इस समय में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं? मृत्युंजय जी को भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा। मृत्युंजय जी टीचर्स ऑफ बिहार से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। हाँ शिल्पी मैम। देखिए, अगर ऑपरेशन के माध्यम से भी बच्चा होता है तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि माँ का दूध लगाना है, जो कि माँ भी बेहोशी की हालत में है, 5-6 घंटा वो उसको जो बेहोशी की दवा दी रहती है उसके असर में रहती है, तो उसके जो घर वाले हैं और जो परिवार वाले हैं, जो महिलाएं उसके साथ हैं, वो बच्चे को हम सिखाया जाता है, ये आप कहीं भी डिलीवरी कराएंगे, कहीं भी होती है, तो बच्चे को, माँ तो सीधा लेटी हुई है, बच्चे को साइड से लाकर आप छाती से लगवाइए, क्योंकि हमको बहुत जरा सा दूध चाहिए है। तो माँ कमजोर है, लेकिन वो इतना दूध पर्याप्त बना रही है कि अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो इसके लिए तरीका यही होता है कि जो और लोग हैं वो उसको सपोर्ट करें। माँ लेटी है, पहले 24 घंटे में नहीं उठ के बैठ पा रही है, तो उसको छाती में साइड से लाके पिलाएं, ऊपर से लाके पिलाएं। ये हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान, वर्कशॉप्स के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग की जो होती है उसमें बताया जाता है कि अगर माँ बीमार है, लेटी हुई है, तो किस प्रकार करा सकती है। जैसे अगर उसको नॉर्मल सर्दी खांसी है तो आप जैसे मास्क पहन के करा सकती है, या दूसरा उपाय ये भी हो सकता है कि अगर माँ ज्यादा अस्वस्थ है तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क होता है कि अपने दूध को वो गार के निकाल ले, उसमें पहले मसाज किया जाता है ब्रेस्ट का, उसके बाद वो निकाल के दे दे और तो कोई पी सके। तो कुछ तो कंटामिनेशन होगा, लेकिन फिर भी बच्चे को माँ का दूध तो मिलेगा, उसकी अच्छाइयां तो कम से कम मिलेंगी। और जहां तक कोरोना का सवाल है, ये तो बड़ी ही स्पष्ट गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि अगर माँ इस हालत में है कि बच्चे को अपने पास रख पाए, तो चेहरे पर उसको मास्क पहनना है, हाथ धोना है या सैनिटाइजर लगाना है, और बच्चे को अपना दूध ही देना है। क्योंकि अगर माँ को अगर कोरोना है तो वो एंटीबॉडीज भी तो बना रही है उसका शरीर, और वो एंटीबॉडीज, वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो है वो
माँ के दूध के द्वारा हमारे बच्चे को बिना वैक्सीन लगाए ही मिल जा रही है। तो ये तो एक अच्छा ही तरीका हुआ कि अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखा, स्तनपान कराते रहे, तो हमारा बच्चा तो वैसे ही सुरक्षित हो जाएगा। तो हम लोगों के एनएमसीएच में जब कोरोना फैला हुआ था, बहुत बुरी तरह महामारी फैली हुई थी, तो जितने भी डिलीवरीज हो रही थी वहां पे, तो बच्चा अगर स्वस्थ था, माँ स्वस्थ थी, तो हम लोगों ने सारे बच्चों को माँ के पास ही रखा है, एहतियातें बताई उन्हें कि क्या एहतियात करना होगा, और बच्चे को सिर्फ 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 माँ का दूध पिलवाया गया है, और ना माँ को कोई दिक्कत हुई और बच्चे भी सारे स्वस्थ रहे हैं। ऐसा हम लोगों के पास एक भी इंसिडेंट नहीं आया कि बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो। तो इसलिए ऑपरेशन से दूध पिलाने का कोई संबंध नहीं है। अगर बच्चा हुआ है तो माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जी, इसी तरह का एक और प्रश्न आ रहा था रितेश रिंकू जी का, टेक्निकल टीम से। हाँ, ये प्रश्न इन्होंने इसी तरफ से किया था। एक और प्रश्न था रितेश रिंकू जी का टेक्निकल टीम से कि क्या कोई इसका भी खास विधि होती है या पोस्चर होता है कि उसी पोस्चर में या सोते हुए माँ को दूध पिलाना चाहिए या फिर बैठकर माँ को दूध पिलाना चाहिए, इस तरह की कोई गाइडलाइंस भी है क्या? देखिए, नॉर्मल परिस्थितियों में तो हर हालत में माँ को बैठ के दूध पिलाना है, लेकिन जैसे उसको सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो पहले 24 घंटे वो नहीं बैठ पा रही है, तो उस हालत में माँ करवट करके, लेट करके या छाती के ऊपर बच्चे को रख के या साइड से पिला सकती है। लेकिन जब वो इस हालत में हो गई कि वो बैठ सकती है, तो उसको पहले खुद को कंफर्टेबली बैठ जाना है, अपनी पोजीशन को ठीक कर लेना है, जिसमें उसको कहीं दर्द नहीं हो रहा हो, जिसमें उसको कहीं परेशानी ना हो रही हो। फिर उसका तरीका होता है कि वो माँ अपनी गोद में एक तकिया रख ले, जिससे कि बच्चा उसका थोड़ा और समीप आ सके, उसके शरीर को टच करता रहे, जिससे उसके हाथ पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा कि बच्चे को हमको एक हाथ में ऐसे उठाना है। तो एक पोजीशन कंफर्टेबल पहले माँ अपनी बना ले, उसके बाद वो बच्चा अपनी गोदी में ले। ऐसे तो ज्यादातर मना किया जाता है, क्योंकि लेट के दूध नहीं पिलाना है, अक्सर इससे परेशानियां बच्चे के लिए भी बढ़ जाती हैं। तो कोशिश यही करना है कि जैसे माँ अगर रात में भी फीडिंग करा रही है, तो वो बैठे और बैठ करके बच्चे को फीडिंग कराए, और उसको 5 मिनट 10 मिनट तक कंधे पे रख के बच्चे को डकार दिलाए। हाँ, बहुत ही ज्यादा कुछ परेशानी है तो लेट के दूध पिलाए, लेकिन उसके बाद क्या है, किसी और को गोद में लेके डकार कराना है। ये स्टेप को ओमिट नहीं करना है, स्टेप को छोड़ नहीं देना है कि माँ अगर बीमार है, अगर माँ बीमार है और नहीं बैठ के वो डकार दिला पा रही है, तो जो इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है, कि जो भी साथ में है, चाहे वो उसकी माँ हो, नानी हो, दादी हो, पिता हो, जो भी है केयर गिवर उसके साथ में, क्योंकि माँ को यूजुअली अकेले नहीं छोड़ा जाता है, तो जो है वो अपने कंधे पे रख के कराए। लेकिन जितना हो सके माँ बैठ के एक कंफर्टेबल पोजिशन में, बच्चे ये सिखाया जाता है, जहां भी माँ की डिलीवरी होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि सिखाएं, जिससे कि वो आराम से, ये उसके लिए एक सुखद एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अगर उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। एक भ्रांति ये भी है कि सुलाकर पिलाने से, बच्चों को सुलाकर पिलाने से कान पढ़ने की शिकायत होने लगती है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्या होता है कि अक्सर माँ पिलाती रहती है, माँ भी सो गई, बच्चा भी सो गया, मुंह में उसने स्तन को रखा हुआ है और पूरा दूध कलेक्टेड है, तो क्या होता है कि छोटा जो बच्चा होता है उसके मुंह से जो नली कान को कनेक्ट कर रही होती है, उसका आकार एकदम सीधा होता है, तो वो दूध जो है वो रिस कर, सरक कर बच्चे के कान में जा सकता है, और उसको कान बहने जैसी परेशानियां हो सकती हैं, जिससे बाद में उसको सुनने में कुछ कुछ तकलीफें हो सकती हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो पोजीशन है, वो माँ बैठकर आराम से कंफर्टेबल होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिल्पी मैम सटीक जवाब दिया। और नम्रता मिश्रा जी के पास चलते हैं, वो उनके पास भी सवालों का बहुत सारा पिटारा है। तो नम्रता जी। थैंक यू शिल्पी मैम, थैंक यू उज्जवल सर। और जो हमारा प्रश्न है वो मोना मैम से होगा। मोना मैम। जी। मोना मैम, मोस्टली देख रहे हैं कि रेशियो जो हमारा वर्किंग वुमेन का है वो बढ़ते जा रहा है, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, उन्हें लगता है कि जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं कर रही हैं शायद वही सही है, वही ट्रेंड है और वही उन्हें करना है। तो ऐसे में यदि माँ घर से बाहर काम पर जा रही हैं, इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन,
तो ऐसे में बच्चों को वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएंगी, स्तनपान कैसे कराएंगी, और बच्चों को स्तनपान सुनिश्चित कराने में समाज व उसके पिता की क्या जिम्मेदारी होगी मैम? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने नम्रता जी। और इसके पहले भी डॉक्टर शिल्पी भी चर्चा कर रही थी। माँ अगर बाहर जाती है तो फिर अपना दूध निकाल कर किसी साफ बर्तन में रख कर जा सकती है। ऐसे तो अभी ये अच्छी बात है क्योंकि ब्रेस्ट पंप वगैरह जैसी चीजें जो माँ का दूध निकालने में हेल्प करती हैं, उनका प्रचलन बढ़ रहा है एक्चुअली। जी जी और चूंकि ये शहरी महिलाओं में बढ़ रहा है, तो अब इसी वजह से आशा करते हैं कि गांव में भी वापस जो प्रचलन था वो वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन माँ अपना दूध निकालकर, ब्रेस्ट पंप नहीं भी हो तो तरीका होता है दूध निकालने का, वो डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर शिल्पी आपको अच्छे, वो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है निकालने का। वो आपको निकाल कर एक साफ बर्तन में आप रख सकते हैं, और अगर फ्रिज है तो उसमें रख दीजिए, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो बच्चे को पिलाइए। लेकिन हम इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझते हैं कि हमारे जो कार्यस्थल है, जहां हम काम करते हैं, वहां की पॉलिसीज कैसी हैं और कैसे मदद करती हैं एक माँ को अपने शिशु को स्तनपान कराने में। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत जगह, देखिए पहले सिर्फ मैटरनिटी लीव की बात होती थी, क्योंकि एक आम धारणा है कि माँ से ही जुड़ा हुआ है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे का भरण पोषण या जो भी है सो माँ से जुड़ा हुआ है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे प्रसव की बात आती है तो माँ को तो लीव चाहिए ही, तो मैटरनिटी लीव। लेकिन अभी बढ़कर ज्यादा हो गया है कि आप बच्चा होने के बाद भी आप, ताकि आप स्तनपान करा सके, कम से कम प्रसव के 6 महीने बाद तक आप लीव पे रह सकती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 2 साल का लीव दिया जाता है, होम केयर लीव जिसे कहते हैं, जिसे आप किसी भी समय आप अवेल कर सकती हैं, चाहे बर्थ में या बच्चा 10th स्टैंडर्ड में होता है, ऐसे ये होता है। लेकिन अभी बहुत सारी संस्थाओं में पैटर्निटी लीव का भी प्रावधान हुआ, जैसे हमारे यूनिसेफ में पैटर्निटी लीव भी दिया जाता है, क्योंकि समझ में लोगों को आ रहा है कि बच्चा जब जन्म, बल्कि माँ जब गर्भवती होती है उसी समय से पिता का भी उतना ही योगदान होता है माँ को सपोर्ट करने में, और बच्चा जब पैदा हो जाता है तब भी जो पिता है वो सपोर्ट कर सकता है। तो पैटर्निटी लीव का भी अब चलन शुरू हो गया है, बहुत जगह हो रहा है। मुझे पता नहीं बिहार सरकार में ये है कि नहीं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन पैटर्निटी लीव होने से क्या होता है ना, कि पिता को भी समझ में आता है कि वो घर में रह के अपनी वाइफ और बच्चे को जो सपोर्ट देना है वो दे सके। दूसरी बात ये है कि जैसे यही पटना में ही एक बहुत बड़ी संस्था है, वहां मैं पहले काम किया करती थी, वहां पे एक नर्सरी का इंतजाम होता था और बहुत सारी महिलाएं वहां काम करती थी, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि नर्सरी में एक जो केयर टेकर होती हैं उनको रखा गया था, जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे सबको, वो एक बड़ा सा कमरा था, उसमें पालना वगैरह सब होता था, उसमें वो देखभाल करती थी बच्चों की। और जब भी दूध पिलाने का ये वक्त होता था, माँ चुपचाप बस एक फ्लोर ऊपर चली जाती थी और दूध पिलाकर वापस आके काम करने लगती थी। और ऐसी स्थिति में जब बच्चा माँ के साथ है तो माँ का एक तो कोई टेंशन नहीं है कि बच्चा अच्छे तरीके से उसकी देखभाल हो रही है, वहां पे वो सुरक्षित है, मेरे ही ऑफिस में है, बिल्कुल सुरक्षित। और हम खुद देखते थे कि जो नई माताएं होती थी वो 7 साढ़े 7 बजे तक काम करती थी, क्योंकि उनका बच्चा वही था। तो अगर आप ऐसे देखिए, इसके ऊपर कोई शोध किया गया है कि नहीं मुझे पता नहीं, आंकड़े हैं कि नहीं, लेकिन हमको तो लगता है कि प्रोडक्टिविटी उस ऑफिस की बढ़ जाती होगी जहां पे इस तरह की नर्सरी की व्यवस्था है, जहां माँ अपने बच्चे को सवेरे लेकर आती है और उसका सारा काम बच्चे का वहां पे जो केयर टेकर है वो करती है, और बच्चे को समय समय पे माँ दूध भी पिलाती है, और फिर जब घर जाना होता है तो लेकर चली जाती है। तो इस तरह के क्रैशेस या प्ले एरिया जो है, अगर हम औरतों को चाहते हैं कि वो इक्वल तरीके से समाज में मर्दों के सहभागी बन के बाहरी काम में सहयोग करें, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और जैसे मैंने बोला, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है ये ऑफिसेस की, तो ये एक तरीका है। और
बाकी तो जो जहाँ पे इस तरह का प्रावधान नहीं है, जैसे जहाँ दिहाड़ी मजदूर महिलाएं, आप हम सबको पता है कि महिलाएं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है, चाहे वो जी। खेत खलियान हो, चाहे कोई भी ये हो। तो वहां पे हम कैसे सपोर्ट कर पाते हैं, वो हमको देखने की जरूरत होती है। तो यही कहना था। तो एक तो है कि ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर वो घर पे छोड़ के जाए, अगर बच्चा किसी के जी। देखरेख में है तो वो पिला देगा, और वर्क प्लेस पे क्या पॉलिसीज अप्लाई की जा सकती हैं जिससे ये हो सकता है। थैंक यू मोना मैम। मैम आपसे ही इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है खुशबू मैम का, कि मैंने देखा है माँ यदि घर पर नहीं होती है तो बच्चे को भूख लग जाती है, तो घर की कोई भी महिला बच्चे को दूध पिला देती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी मिल्क बैंक की भी बात हुई थी कि मिल्क बैंक, तो क्या है मिल्क बैंक? ह्यूमन मिल्क बैंक। और एक प्रश्न मैंने यहाँ पे देखा कि माँ की मृत्यु अगर हो जाए तो भी क्या होगा, क्योंकि माँ की तो मृत्यु हो गई है। तो ह्यूमन मिल्क बैंक जब बन रहा है तो मतलब कोई भी महिला अपना मिल्क डोनेट कर रही है, तो इसका मतलब कि कोई भी, और ये बहुत कॉमन प्रचलन हुआ करता था हमारे समाज में पहले, कि माँ नहीं, 2-4 महिलाएं, एक ही जॉइंट फैमिली है तो उसमें ननद, देवरानी, जेठानी अगर प्रेग्नेंट है या एक को बच्चा हो चुका है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे तो एक दूसरे को दूध पिला देती थी। तो इसमें कोई ये नहीं, ह्यूमन मिल्क होने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ काउ मिल्क या गोट मिल्क। ह्यूमन मिल्क अगर है तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल ही ये है, और ये बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस था इस पे। लेकिन और अगर डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर शिल्पी बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोना मैम। लगातार हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी जितने भी हमारे तमाम मेहमान हैं, आज के गेस्ट हैं, कि आप में से जो भी प्रश्न लेना चाहेंगे आप प्रश्न ले लें। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रश्न भेजें। कामकाजी महिलाएं डब्बेबंद मिल्क पाउडर, प्लास्टिक के मिल्क पॉट से दूध पिलाते हैं, इसके बच्चे पर दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे। हम भी ले सकते हैं इसको, इफ इट इज ओके। जी मैम। तो जी मैम। पहली बात है, कामकाजी महिला, या आजकल तो जो जैसे मोना बोल रही है ना, ट्रेंड अब घर में भी आ रहा है, क्योंकि घरेलू में भी महिलाएं जो घर में कामकाज कर रही है वो भी सोचती हैं कि ये डब्बे का दूध है तो बहुत अच्छा होगा और हमारे बच्चे को बहुत फायदा होगा इससे। तो नकारात्मक प्रभाव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा, शॉर्ट टर्म में तो हमने संक्रमण की बात की, जो इन्फेक्शन की बात हो रही है, या जो कान में, क्योंकि मोस्टली जो डब्बे का दूध है हम लोग बॉटल से पिलाते हैं, तो बॉटल की जो इन्फेक्शंस की बात हुई वो एक बहुत बड़ी समस्या है इसके अंदर। लेकिन लॉन्ग टर्म भी आप बात देखें तो ये वाला जो दूध है, इनमें जो पौष्टिक पदार्थ या जो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं वो ऐसे बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा और अधिक होता है। जैसे अगर आप माँ का दूध पीने वाला बच्चा देखिएगा वो दुबला होगा, और जो बॉटल से दूध पीने वाला या ऊपर का डब्बे का दूध पीने वाला मोटा बच्चा होगा वो बड़ा सुंदर लगेगा देखने में, एकदम गोल मटोल, बहुत प्यारा प्यारा। तो जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, उनकी माओ को कई बार सुनना भी पड़ता है कि तुम्हारा बच्चा तो एकदम दुबला सा है, लेकिन जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं वो लीन होते हैं, दुबले पतले होंगे। जो बॉटल फेड बच्चों में ओबेसिटी और ओवरवेट के चांसेस ज्यादा हैं, और ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा बन जाता है। तो बड़ी उम्र में जाकर भी बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे बच्चों में उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो ये या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी इनका बहुत है। और प्लास्टिक का जो अलग है, जो प्लास्टिक शब्द यूज किया, तो अगर ये तो हम सेफ बॉटल्स की बात करें जिसमें इन्फेक्शन, और प्लास्टिक यूज करना है, उस पर गर्म दूध डालना है, उसके तो बहुत सारे और इफेक्ट्स होते ही हैं जो बच्चों को लॉन्ग टर्म उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या जो निप्पल है उसको, उसका प्लास्टिक कैसा है, तो वो एक अलग इशू है। प्लास्टिक कंटेमिनेशन अगेन आजकल हमारे उसमें जो एक प्रॉब्लम आता ही आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो उसके मेटाबॉलिज्म पे केवल डब्बे का दूध या ऊपर का दूध देने से भी जो असर है वो भी काफी दीर्घकालीन और लंबे समय तक रहता है। थैंक यू मैम। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो मृदुला मैम का है। एक माँ के अपर्याप्त पोषण का उसके दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया इस पे प्रकाश डालें। अपर्याप्त मुझे लगता है कि उन्हें इनएडिक्वेट अगर उन्हें न्यूट्रिशनल फूड दी जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दूध पर? ये बात तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली है कि अगर माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, माँ अगर पर्याप्त नहीं खाएगी, पौष्टिक आहार नहीं खाएगी, तो उसके दूध में वो पौष्टिक चीजें नहीं जाएंगी जो बच्चे को चाहिए, बच्चे के
बढ़ने के लिए चाहिए, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए चाहिए। तो माँ का पौष्टिक आहार उसको अपने लिए भी चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी चाहिए, क्योंकि ये ग्रोइंग ईयर्स हैं, बच्चा इसमें बड़ा हो रहा है, हमारी नींव पड़ रही है। तो हर हालत में हर आदमी चाहता है कि हमारी नींव मजबूत हो, इस लायक हो कि वो पूरा आगे संभाल सके। तो माँ का पौष्टिक आहार होना बहुत जरूरी है। और पौष्टिक आहार का ये मतलब नहीं कि हमको काजू किशमिश और बादाम खाना है, ये नहीं है। पर्याप्त खाना खाना है, पर्याप्त मात्रा में सब्जियां होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फल होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि माँ को फल नहीं खिलाया जाता, बच्चे को सर्दी हो जाएगी, उसको सब्जियां नहीं दी जाती हैं, दाल नहीं दी जाती कि तुम्हारे पेट में, बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, बच्चे को अगर जरा भी कोलिक हो गया तो इन सब धारणाओं से बाहर निकलना होगा कि भरपूर पोषण जो होता है, जिसको एक बैलेंस डाइट कहते हैं, वो माँ को देना होगा। तो ये जनता के लिए समझना, या जो भी हमारे साथ जुड़े हैं लोग इस समय, उनको ये समझना जरूरी है कि एक पौष्टिक, एक होलसम, एक बैलेंस्ड मील माँ को चाहिए और वो उसको प्रोवाइड करें, तभी हमारा बच्चा भी सब कुछ बैलेंस उसको मिल सकेगा। अक्सर ये देखा गया है मैम कि प्रसव के बाद जो जच्चा है उन्हें अछवानी या गर्म चीज या वसा युक्त पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वही ऑपरेशन के जब होता है, यानी सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस में ऐसे गर्म पदार्थ को निषेध कर दिया जाता है। किन परिस्थितियों में गर्म पदार्थ का सेवन करना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है सच कि हम लोग कहें कि नहीं करना चाहिए। भाई उसमें जब सिजेरियन हुआ है तो वो ज्यादा ट्रॉमा से गई है। नॉर्मल डिलीवरी में तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा आ गया है, बाहर आ गया है, और उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। कुछ कुछ हैं ऐसे कि हाँ भाई 10 दिन 15 दिन नहीं देना है, क्योंकि मदर को रिकवर करवाना है उस सर्जरी से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 या 15 दिन के बाद कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम माँ को मना करें कि वो अजवानी या जो हलवा बनता है वो सब ना खाएं। वो आराम से खाएं, और वो कहीं ना कहीं ये हमारी कुदरती चीजें हैं जो दूध बनाने में मदद करती हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज एक चीज सिर्फ हम ये बोलेंगे, जैसे तला हुआ ना, जैसे बाकी जितने चीजें आप बोले एकदम आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत फ्राइड या बहुत मिर्ची मसाला, ये 2-3 चीजें हैं। तो अगर घर का बना खाना, इनफैक्ट एक ये जरूर, अब हाँ नॉन वेजिटेरियन फूड भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं, तो वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। त्रिपुरारी राय जी सहरसा से पूछना चाह रहे हैं कि दूध बढ़ाने के लिए इससे संबंधित दवाइयां लेना बच्चों की सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? यानी दूध बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा दवाएं जो मार्केट में आती हैं वो लेना कितनी फायदेमंद है या नुकसानदेह है? दूध बढ़ाने के लिए जो दवाइयां आती हैं, आप बोल रही हैं डॉक्टर शिल्पी? हाँ प्लीज आप बोलिए ना। नहीं, आप बताइए ना, फिर अगर कुछ रहेगा तो मैं बोल दूंगी, आप बोलिए। ठीक है, तो जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, जो दूध बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, एक तो हुआ जो फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन हुआ, और दूसरा आमतौर पे हर्बल प्रिपरेशन ही डॉक्टर्स को हम लोग देखते हुए देते हैं। तो इनका कहा जाता है कि कुछ कुछ इम्पैक्ट होगा, शायद ये दूध बढ़ाने की चीज करते, लेकिन अगर प्रोवन आप या स्टडीज देखिए या साइंटिफिक लिटरेचर देखिए, मतलब एक तो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, क्या कि हमने कुछ दवाई खाई और मुझे बोला गया कि ये खाने से मेरा दूध बढ़ जाएगा, तो साइकोलॉजिकली मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाता है और मेरा दूध बढ़ना शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि खाएंगे तो पक्का 4 दिन में बढ़ जाएगा। तो काफी हद तक जो स्टडीज बताती है कि इन सब चीजों का असर प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी माँ का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम ये खा रहे हैं, और साथ में डॉक्टर बोल भी देते हैं कि दूध के गिलास के साथ या दूध में घोल के देना, तो इस बहाने माँ को दिन में 4 बार दूध मिल जाता है, तो माँ का कुछ भला हो जाता है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अच्छा खा रही है तो खाने दीजिए। पर साइंटिफिकली एक फैक्टर है जो दूध बढ़ाता है, वो है कितना बच्चा चूसेगा। जितना बच्चा सक करेगा उतना दूध बनेगा, वो एक फैक्टर है मेन, जो हर स्टडी, हर लिटरेचर, हर चीज बोलती है। लेकिन डॉक्टर्स हम देखते हैं कि हर्बल और बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं दूध बढ़ाने के लिए, पर आई थिंक डॉक्टर शिल्पी कैन ऐड के उसका साइंटिफिक, जहां तक मुझे पता है, कोई ऐसा प्रूवन बेनिफिट नहीं है, या बहुत लिमिटेड ही होगा तो होगा। थैंक यू। नहीं, ये सही बात कही आपने। बेसिकली वो प्लेसिबो की तरह ही काम करता है कि माँ के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देता है, उसको लगता है मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे कि मेरा दूध बढ़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपने कहा कि इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स है, एक बहुत
क्या कहना चाहिए कि धारणा है यहाँ पर कि जब दूध आएगा तब पिलाएंगे, लेकिन एक्चुअली नेचर ने क्या बनाया है, नेचर ने बनाया है कि बच्चा जब सक करेगा तब बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि मुझे दूध बनाना है और तब वो बनाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को माँ की छाती से हर 2 घंटे पर आप लगाइए, चाहे वो 2 बूंद आए चाहे वो 4 बूंद आए, लेकिन अगर 24 घंटे हैं तो मिनिमम 12 फीड्स हमको करानी है दिन रात मिला के। और जिन माओ ने ये किया है उनको इतना दूध आया है कि उनका दूध बह रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज के काम करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की सकिंग, बच्चे को छाती से लगाना और माँ को ये महसूस करना कि बच्चा मेरे पास है और मैं दूध पिला रही हूँ। तो इससे बड़ा स्टिमुलस कुछ है ही नहीं। थैंक यू शिल्पी मैम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जन्म के बाद यदि माँ की मृत्यु हो जाए तब उस बच्चे का स्तनपान बाधित हो जाता है, क्या बच्चा कुपोषित हो जाएगा? ऐसे में तो ये हम लोग कुछ हद तक इस बारे में बात कर चुके हैं। यदि माँ की जी। मृत्यु हो जाएगी तो ऑल्टरनेटिव कुछ देना पड़ेगा, जिसमें ऑफ कोर्स एक ह्यूमन मिल्क बैंक की बात आती है, या वेट नर्सिंग जिस पे पहले भी बात हुई कि क्या कोई रिलेटिव है। वेट नर्सिंग पे भी एक चीज जो हम ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे तो ट्रेडिशनली कल्चरली हम लोग देते ही आए हैं और शायद सेफ भी है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन कुछ टेस्ट बोलती है मिल्क के ऊपर करना, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो अगर माँ को होंगी, मतलब जो पिला रही है, तो वो दूध के जैसे हेपेटाइटिस और ये सब है तो उसका जांच कर लेना चाहिए। लेकिन कल्चरली जैसे हम देखते हैं कि फैमिली की जो महिलाएं हैं वो पिलाती हैं अपना दूध, पर अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई डोनर नहीं है या कोई और माँ पिलाने वाली नहीं है, तो ऐसे में तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ऊपर का दूध देना ही पड़ेगा। तो इसमें जो आई थिंक एंड डॉक्टर शिल्पी कैन अगेन ऐड टू दिस, छोटे बच्चे में एनिमल मिल्क से बेटर ऐसे केस में शायद हमें डब्बे का दूध ही देना पड़ता है, वो फॉर्मूला फूड उसमें बेटर है। लेकिन उसे कैसे बना रहे हैं, उसे बोतल से तो हरगिज नहीं पिलाइए, कोशिश कीजिए कि कटोरी चम्मच से ही बच्चे को पिलाया जाए, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन का अपने आप बहुत बड़ा दिक्कत होने की संभावना रहती है। और जो फॉर्मूला है उसको कैसे हम बना रहे हैं, दूध का बनाना, उसमें जो बर्तन है वो साफ होना चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए, जिस पानी को यूज कर रहे हैं वो साफ उबला हुआ होना चाहिए। उबले का मतलब सिर्फ गर्म नहीं, वो उबला पानी का मतलब होता है कि 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी। नहीं तो आमतौर पे हम अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिलीज में देखते हैं कि वो पानी जहां खौलना शुरू हुआ वो बंद करके उसको समझ लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है इसके अंदर। एंड प्लीज यू कैन ऐड डॉक्टर शिल्पी ऑन दिस। हमारे एक दर्शक अरसलान अच्छा। नसीम जी पूछना चाहते हैं कि माँ के लिए स्तनपान के क्या लाभ है। अभी तक तो हमने जाना कि बच्चे की स्तनपान बात से की। बच्चों को क्या लाभ होता है, लेकिन क्या इसका बेनिफिट माँ को भी मिलता है? हाँ, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर शिल्पी आप बताएंगी? चलिए, माँ को भी बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन उसको होता है कि मैं अपने बच्चे को फीड करा रही हूँ, एक फुलफिलमेंट की उसको फीलिंग होती है। दूसरी बात, उसका जो उसने अगर वजन बढ़ा लिया है अपना प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उस वक्त थोड़ा लिबरल खाना होता है, बच्चे के न्यूट्रिशन का सोचना होता है, तो उसको वेट घटाने में भी ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो बहुत मदद करता है। फिर मदर के कुछ कैंसर्स हैं जिनको प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग अगर माँ करवाती है तो उसका वजन जल्दी घटेगा, उसका जो गर्भाशय है जो बड़ा हो गया होता है वो जल्दी एक नॉर्मल पोजीशन में आने के पोजीशन में होता है अगर माँ ब्रेस्ट फीड करा रही होती है। फिर एक ये नेचुरल जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में ऐसा लाता है कि वो एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी माँ के लिए एक्ट करता है कि हाँ 4-5 महीने उसको ओव्यूलेशन नहीं होता है एंड शी इज सेफ कि फर्स्ट 6 मंथ्स अगर वो दूध पिला रही है तो बच्चे को दूध पिला पाए और इस दौरान वो दोबारा कंसीव ना कर ले। तो माँ को भी अपने फायदे हैं, माँ का वेट रिड्यूस हुआ, माँ अपने नॉर्मल इस पर आई, जो उसकी बॉडी फिजियोलॉजी थी प्रेगनेंसी से पहले उस बॉडी फिजियोलॉजी पर वो जल्द वापस आती है जो माएँ अपना ब्रेस्ट फीड कराती है। थैंक यू शिल्पी मैम। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, बहुत सारी महिलाओं को आजकल लगता है कि बच्चों को स्तनपान कराने से उसकी शारीरिक सुंदरता खराब हो जाती है, ये बात कहाँ तक सही है? ये कि किन महिलाओं को लगता है, हम आज तक किसी महिला को ऐसा मिले नहीं है जो ये बोले कि नहीं, ये सवाल हम जानना चाहेंगे कि किन महिलाओं को लगता है। हम ऐसी महिलाओं को मिले हैं, ऑनेस्टली ऐसी जरूर होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी, क्योंकि शायद ये पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं, बट देन आई विल कम टू समथिंग एल्स, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ महिलाएं शायद
1% या उससे भी कम जिनको ऐसा लगता होगा कि बॉडी शेप या जो एक ट्रेडिशनली, ये आज से ना 20 25 30 साल पहले ऐसी बात होती थी कि फिगर खराब हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। अभी डॉक्टर शिल्पी ने जो बोला, आप तो बॉडी वेट आपका प्री प्रेगनेंसी पे आ जाता है जल्दी, क्योंकि फैट यू डिसॉल्व होता है तुरंत। जितना बच्चे को माँ दूध पिलाती है उतना होता है। और दूसरा, जितने देर तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि उसमें फीड करा रही तो बढ़ता है। लेकिन जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, और ये जितनी मदर्स ने ब्रेस्ट फीड कराया है वो जानती हैं, इट कम्स बैक टू नॉर्मल। और दूसरी चीज है, एज के साथ बढ़ने के साथ कुछ ना कुछ बॉडी चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और अपनी डाइट और उसको बैलेंस करके रखते हैं, बॉडी का करते हैं, तो एवरीबॉडी मतलब आप अपनी बॉडी को वापस शेप में ला सकते हैं। तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ऐसी महिलाएं हैं जिनको लगता है तो उनको भी समझाने की जरूरत है। और आई थिंक अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी तो दे विल ऑल्सो रियलाइज कि ऐसा ये भ्रांति है, ये शायद एक फियर है जो महिलाओं के दिमाग में लाया गया है। लेकिन अगर आप हमसे पूछे ना, आई हैव सीन, मुझे लगता है 99% मदर्स को स्ट्रगल करते देखा है, रोते देखा है कि हम पिलाना चाहते हैं और हम नहीं पिला पा रहे हैं। क्यों नहीं मैं पिला पा रही हूँ? वो इतनी गिल्ट में होती हैं जो नहीं पिला पा रही हैं, क्योंकि वो उनको ये भी एक जो एक माँ का हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना, माँ का दूध और ये सब बात, तो जो नहीं पिला पाती है वो सोचती है कि मुझ में कोई खराबी है, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो समझ नहीं पा रही है कि क्या सही ढंग से लैक्टेशन कराना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल है ये हम कई कई जगह देखते हैं। और अगर ऐसा है या ऐसी महिलाएं जिनको ऐसा लगता है, तो उनको शायद लड़कियों से ही, शादी से पहले ही जो एक कॉन्फिडेंस लड़कियों में अपने शरीर को और अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए, जो शायद मोना भी एक बात बोल रही थी, वो बहुत जरूरी है कि अगर मेरी जो बॉडी की शेप या ये मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती है, और बच्चे को दूध पिलाना इज माय ओन चॉइस। तो आई थिंक आजकल हम बहुत मदर्स को देखते हैं जो अवेयर हैं और अपना डिसीजन लेती हैं खुद से ब्रेस्ट फीड कराने का। लेकिन जहां तक फिगर की बात है या बॉडी की बात है, एकदम ब्रेस्ट फीडिंग उसको इफेक्ट नहीं करता है। आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप, बॉडी शेप वापस आ जाती है बिल्कुल ठीक तरह से। और आप तो देखते हैं कितनी मदर्स हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में सब जगह है, देयर एग्जांपल्स ऑफ It is trending everywhere now. Just trending. Ma'am, from our guest panel, there is, I think this is the last question. जन्म से लेकर कितने समय तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए? I think we have done it, but still, कब तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? डॉक्टर शिल्पी आपने? एटलीस्ट 2 साल तक तो पिलाना चाहिए। 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करिए और 6 मंथ्स के बाद फूड के साथ उसको दूध पिलाते रहिए। दिन में खाना खिलाइए या एक दूध एक खाना करके धीरे धीरे फूड को बढ़ाते जाइए और दूध को कम करते जाइए। लेकिन 2 इयर्स तक आप मिनिमम आराम से पिला सकते हैं। लेकिन खाने के साथ ये याद रखना है, जो पिला रहे हैं वो सिर्फ पिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि 6 महीने तक वो आपके बच्चे की बॉडी रिक्वायरमेंट्स को ब्रेस्ट मिल्क पूरा करता है, लेकिन उसके बाद वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है, क्योंकि शरीर बड़ा हो गया। जो बच्चा 2.5 किलो का जन्म लिया था, अब वो 5 या 6 किलो का हो गया है। तो ब्रेस्ट मिल्क तो चाहिए ही चाहिए हमको, लेकिन अब उस 6 किलो 7 किलो के बच्चे का दूध से सब कुछ नहीं होने वाला है। अब उसका शरीर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उसको एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए। तो 2 इयर्स तक आप खिला सकते हैं। थैंक यू शिल्पी मैम। जाते जाते एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि देयर इज अ सेंटेंस लाइक स्किन टू स्किन कनेक्शन। ये हमेशा यूज किया जा रहा है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग में इसको स्किन टू स्किन कनेक्शन कहा जा रहा है। तो इस पे मैम मैं चाहूंगी कि आप तीनों गेस्ट से कि अपने अपने बात इस पे अपनी अपनी भूमिका जरूर रखें मैम, बच्चों के भावनात्मक विकास के ऊपर। स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मतलब ये है कि माँ को बच्चे का टच फील हो। इट इज अबाउट इमोशनल बॉन्डिंग, कि जब माँ फील करती है कि बच्चा मेरे करीब है, मेरे स्किन को टच कर रहा है, तो ये सारी बातें एक स्टिमुलस की तरह उसको ऐड करती हैं। ये हमारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क बनाने में और एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो मेन स्किन टू स्किन कांटेक्ट एक स्किन बॉन्डिंग है, मेन इमोशनल बॉन्डिंग है मदर और बेबी के बीच में।
ये सिर्फ मदर से स्किन टच में नहीं, अगर वो फादर भी उसको अपने उसमें लेता है तो वो इमोशनल बॉन्डिंग वहां भी जनरेट होती है, या कोई ग्रैंड पेरेंट लेता है तो वहां भी जनरेट होती है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है, एंड दैट इज द ब्रेस्ट फीडिंग इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। आई थिंक और लोग कुछ बोलना चाहेंगे। नहीं, हाँ, जो डॉक्टर शिल्पी भी बोल रही है सही बात है। और स्किन टू स्किन कांटेक्ट का एक कुछ बेनिफिट्स जो हैं, जैसे हम केएमसी या कंगारू मदर केयर में भी देखते हैं कि बच्चा गर्म रहता है, माँ के पास रहता है तो थोड़ा सिक्योर्ड रहता है। और स्पेसिफिकली जो आपके कमजोर बच्चे हैं उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनमें हाइपोथर्मिया यानी ठंड, टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाना बहुत सीरियस चीज है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे में भी है। और जो ये बात थी कि जन्म के तुरंत बाद ही बोलते हैं ना कि डिलीवरी टेबल पे ही बच्चे को माँ के स्किन के साथ अगर लाएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना या ब्रेस्ट क्रॉल, बच्चा अपने से माँ के स्तन से लग के दूध चूसना भी शुरू कर देता है, जो शुरू में डॉक्टर शिल्पी भी बता रही थी कि बहुत अलर्ट होता है उस समय, बच्चा एक्टिव होता है। तो उस सब के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल डिलीवरी टेबल पे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे को माँ के कांटेक्ट में लाइए और कराइए। ये एक अच्छा बच्चे के जीवन की एक अच्छी शुरुआत होगी। मोना मैम, एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे नम्रता जी कि इमरजेंसी पिल्स फीडिंग मॉम को लेना चाहिए कि नहीं। तो इसको ये मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर शिल्पी भी बता सकती हैं, लेकिन इसमें ये जरूर कहना चाहेंगे कि फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये खुद एक गर्भ निरोधक की तरह काम करता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, उसका मतलब है कि क्या एक्सक्लूसिव जो जहां ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, जहां और कुछ नहीं, क्योंकि कहीं कहीं कभी डब्बे का दूध दे देती है, कभी माँ का दूध, ये भी देखा गया है, कॉम्बिनेशन होता है, वैसी स्थिति में नहीं। लेकिन जहां एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चा पी रहा है 6 महीने तक, तो वो खुद अपने आप में एक गर्भ निरोध का काम करता है। तो माँ को किसी तरह के गर्भ निरोधन का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस पे और डॉक्टर शिल्पी और डॉक्टर शिवानी अगर और कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं। I know, हमको लगता है कि ईस्ट्रोजन पिल्स नहीं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो रहते हैं वो तो फर्स्ट 6 वीक्स के लिए शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है ना उनका। आई डोंट नो द लेटेस्ट, बट हमको यहाँ तक ये पता है कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स तो लिया जा सकता है। पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तो प्रोजेस्टेरोन ही होता होगा। डॉक्टर शिल्पी माइट इलैबोरेट अगर आपको आइडिया है इसका। ये एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट के लिए सवाल है शायद। इस बारे में तो मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सही जानकारी देना ही सही होगा। हाँ, एक तो ईस्ट्रोजन पिल्स होती है, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं। तो जो लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल और ये जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं वो सेफ होती हैं, इवन तुरंत डिलीवरी के बाद से भी वो लोग बोलते हैं। और मोस्ट लाइकली जो इमरजेंसी पिल्स हैं, ऑल्दो ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इमरजेंसी पिल्स प्रोजेस्टेरोन ओनली होती है। लेकिन इसके लिए अभी हम लोग को आप मत मानिए, इसके लिए काइंडली आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लीजिए, है ना। तो वो फीडिंग मॉम मेरे हिसाब से शायद ले सकती हैं, लेकिन आप पहले कंफर्म कर लीजिए एक बार, क्योंकि कौन सी आजकल फॉर्मुलेशंस आ रही हैं वो भी तो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है ना। टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। शिवानी, आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि अगर शादीशुदा कपल है तो इमरजेंसी पिल्स क्यों लेते हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या कॉन्डोम इस तरह की चीजें क्यों नहीं, क्योंकि अभी जो प्रोटोकॉल है और अस्पतालों में भी हो सकता है, अगर आपका पहला बच्चा हुआ है तो आप IUCD भी लगवा सकते हैं, अंतर रहे पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में अंतर रहे, या दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे के बीच में अंतर रहे, और या फिर तिमाही गर्भ निरोधक गोली की बात। तो इमरजेंसी पिल तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। क्यों शादीशुदा कपल इमरजेंसी पिल ले रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी आज के हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, इनका आपका हमारे पूरे टीम की तरफ से और हमारे जो सहयोगी हैं शशिधर उज्जवल सर की तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया, आभार प्रकट करती हूँ। और टीचर्स ऑफ बिहार, जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को लेके और जागरूकता, स्पेशली यूनिसेफ के तत्वाधान में हमेशा इस तरह के जन जागरूकता भरे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो लेके हम हमेशा आते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम के साथ हम फिर जुड़ते रहेंगे। और आप सब टीचर्स ऑफ बिहार से हमेशा इसी तरह से जुड़ते रहें, और हमारे तमाम टीम की तरफ से आप सभी मेहमानों का
फिर से एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। और जाते जाते थैंक यू फॉर हैविंग अस। जाते जाते फिर से आपको एक रिमाइंडर देते जाता हूँ कि टीचर्स ऑफ बिहार जो है आपके लिए लाया है ज्ञान दृष्टि का एक स्पेशल अंक जो विश्व स्तनपान दिवस पर है, जिसमें तरह तरह के बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न आज मुद्दे उठे थे, वैसे बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर आपको ज्ञान दृष्टि के अंक में शामिल किए गए हैं। तो आप सभी मैम से भी अनुरोध होगा कि वो उस ज्ञान दृष्टि के अंक को पढ़े और अपने सलाह और सुझाव हमें भेजें। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के आपने इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें सीखी होगी कि माँ को स्तनपान कराना कितनी आवश्यक है, बच्चों के लिए स्तनपान कितनी आवश्यक है, और इससे माँ को और जच्चे और बच्चे दोनों के लिए ही यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब जो आपके दिमाग में थे, डाउट्स थे, आज समाप्त हो गए होंगे। तो पुनः आप सभी का धन्यवाद टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से। तो ज्ञान दृष्टि का आज का अंक पढ़ना न भूलें। और इसी के साथ शशिधर उज्ज्वल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।